चलो भाई, कल जो है हमने 1 से 30 तक मतलब 20 तक क्वेश्चन किया था नहीं, तो आज देखते हैं भाई 30 तक क्वेश्चन ठेका दिया जाए भाई। 30 तक क्वेश्चन आज देखते हैं हो पाता है या फिर 30 नहीं भाई 50 तक। 30 तो यूँ ही हो जाएगा भाई, 50 तक करेंगे, लेकिन 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक, क्योंकि 20 तक हमने कल कर लिया था। ये क्वेश्चन तक भाई कल कर लिया था, याद है, लवण किसे कहते हैं, यहाँ तक कर लिया था। तो चलो भाई चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, जल का अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक। तो भाई देखो, शुष्क HCl वो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन शुष्क अवस्था में HCl पर क्या होता है, H+ आयन जो होता है विमुक्त नहीं करता है। जो ही अम्ल में जल की मात्रा कुछ मिला दी जाती है तो H+ आयन मुक्त करने लगता है और अम्ल में विद्युत धारा के प्रवाहित करने की विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है, ठीक। और H+ आयन के चलते जो है जल में विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है, ठीक। भाई यहाँ रिएक्शन नहीं था तो रिएक्शन नहीं समझाया, रिएक्शन होता है तो रिएक्शन समझाते, बहुत ही आसान से समझाते भाई, टेंशन नहीं लेना है। जहाँ रिएक्शन आएगा बहुत ही आसान से समझाएंगे, ठीक। और इसका PDF भी मिलेगा भाई, टेंशन नहीं लो, PDF मिलेगा, ठीक। तो चलो भाई अगला चलते हैं क्वेश्चन। अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है। तो भाई अम्ल और भस्म के जो होते हैं क्या मूलक, उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक। जैसे कि अम्ल और भस्म से जो निकलता है, जिससे अम्ल और भस्म प्राप्त होता है ना, उसे अम्लीय मूलक और भस्मीय मूलक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लवण 2 आयनों से मिलकर बनता है, Na और Cl, ठीक। Na पर Na+, Cl पर माइनस, यानी कि Na पर धनायन और Cl पर ऋणायन होता है, ठीक। तो उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। धनायन भस्म से प्राप्त होता है जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है, ठीक। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं, ठीक। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ जो कि भस्मीय मूलक है और क्लोरीन जो है Cl- वो अम्लीय मूलक है, आपस में सहयोग कर NaCl बनाता है और ये उदासीन होता है, ठीक। तो क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। NaCl किसका नाम है, नमक का। लवण जो है, लवण क्या है, नमक एक लवण है और उसी का नाम है भाई NaCl, रासायनिक नाम NaCl क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अगला चलेंगे, कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का दो उपयोग लिखें। तो आसानी भाषा में लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड का दो उपयोग क्या, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता से उदासीन करके राहत पहुंचाता है, ठीक। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग हो गया। अगला चलेंगे, लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिटमस भाई एक पत्र है लिटमस पत्र, ठीक। तो उसके बारे में क्या जानते हैं भाई, लिटमस का रंग नीला होता है, ठीक। जब उस पर अम्ल डालते हैं तो वो लिटमस लाल हो जाता है, ठीक। और जब लाल हो जाता है तो उसी लाल लिटमस पत्र पर जब हम क्षार डालते हैं, क्षारक, ठीक, क्षार डालते हैं, भस्म डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पुनः नीला हो जाता है, ठीक। तो वही लिखेंगे कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक। पढ़ा या इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है और यह बैंगनी रंग का होता है, यानी कि नीला रंग का। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई जो है प्राकृतिक पदार्थ हैं, फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल की क्षार एवं क्षारक किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, ठीक। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है, ठीक। अगला चलेंगे क्वेश्चन, कह रहा है पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। भाई दही में किसका गुण होता है, अम्ल का, क्योंकि दही खट्टा होता है और आप लोगों को पता है भाई अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो लिखेंगे तांबे या पीतल के बर्तन में जो है दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही के अम्लीय गुण होता है, क्योंकि यह जो है खट्टा होता है। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि यह दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल है। तो तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिख दिए हिंदी में कि दही और कॉपर का बर्तन है, तो दही प्लस कॉपर होगा तो कॉपर लवण बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लगेगा, ठीक। क्लियर, आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भाई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। यहाँ पर रिएक्शन देख लो भाई, AHCO3 प्लस H प्लस आयन, तो तीर का चिन्ह देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अम्ल का सोडियम लवण, ठीक, ये निकल गया। तो इस अभिक्रिया में जो होता है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो ये CO2 गैस निकल रहा है, इसके कारण जो है पावरोटी या केक जो है वो फूल जाता है और इसी से जो है पावरोटी कहिए या फिर केक कहिए वो मुलायम लगता है, ठीक, और स्पंजी हो जाता है, ठीक। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखें। तो भाई शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक। तो ये शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2 और ये क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन गैस है Cl2 क्लोरीन गैस। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो CaOCl2 जो है ये विरंजक होता है और H2O ये जल होता है, जल बाहर हो जाता है, ठीक। तो ये क्या CaOCl2 क्या हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया। अब कह रहा है इसकी उपयोगिता लिखे, तो दो उपयोग लिखेंगे। एक उपयोग तो लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करने में, मतलब उस कपड़ा साफ करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा पीने वाला जो जल होता है उसमें जीवाणुओं को से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखें। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग क्या होंगे, तो लिखेंगे कि इस्पात की सफाई करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में एवं सौंदर्य प्रसाधन में, मतलब सुंदर दिखने में, ठीक। आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ये सब आपको याद कर लेना भाई, जहाँ केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर तो भाई समझाएंगे ही और केमिकल रिएक्शन आएगा, टेंशन नहीं लो, आएगा और बड़ी मज़ेदार तरीके से समझाएंगे, ठीक। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखिए। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नांकित उपयोग धातुओं से ग्रेज हटाने में प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मार्जक के निर्माण में किया जाता है, कागज बनाने में तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोगी है। क्या, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। भाई घेघा रोग न हो इसलिए ना आयोडीन युक्त जो है नमक की सलाह दी जाती है। और थायराइड नामक एक रोग होता है वो भी हो जाता है अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं लिए तो आजकल आयोडीन युक्त नमक जो है उपयोग कर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कीजिए, ठीक। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड संबंधित जो है एक रोग हो जाता है। एक सेकंड बच्चों, थायराइड संबंधित रोग हो जाता है, ठीक। और इसका जब हम उपयोग नहीं करते थायराइड संबंधित रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है। ये घेघा रोग क्या होता है, तो भाई घेघ निकल जाता है, कंठ के आगे जो है घेघ निकल जाता है, ठीक। बहुत बड़ा गोला टाइप का निकल जाता है, ठीक। और साधारण नमक में जो होता है थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या कहिए पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कॉपर के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें, ठीक। तो लिखेंगे एक शुष्क प्रणाली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्प्रिलिट लैंप पर गर्म कीजिए, ठीक। गर्म करने पर इसका रंग नीला रंग जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक। और यह किस रंग का हो जाता है, उजला रंग यानी कि सफ़ेद रंग का, जिसको श्वेत लिखा जाता है, ठीक। और प्रणाली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल के 5 अणु जो है जल में होते हैं। क्रिस्टल में 5 अणु जल के होते हैं। क्रिस्टल में 5 अणु जल के होते हैं, ठीक। और जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन यानी कि श्वेत हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग जो है पुनः नीला हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है, ठीक। तो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आया रिएक्शन। भैया रिएक्शन आया तो मज़ा आएगा भाई, टेंशन नहीं लो, रिएक्शन को तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक। कह रहा है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, एक उदाहरण दे। तो लिखेंगे पहले इसका अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया किया जाता है, ये तो पहले देख लो। तो लिखेंगे अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसकी वजह से लवण और जल बनता है। और इसीलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया देख लेते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर है, टेंशन नहीं लो। अब अभिक्रिया को जूम करके समझाया जाए,
अच्छा रहेगा। चलो जूम कर दिए। अब अभिक्रिया समझो। अभिक्रिया क्या है? NaOH प्लस HCl। भाई देखो OH पर ऋण आयन होता है, ठीक। कौन सा आयन होता है? ऋण आयन। और H पर धनायन होता है। अब एक चीज बताओ, जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो उसमें क्या होगा? एट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण, एक दूसरे को खींचेगा। तू हमारे तरफ आ, हम तुम्हारे तरफ आएंगे, ऐसा होगा। आप लोग स्कूल में, आप लोगों के समय में अभी हो रहा होगा ये काम। आप लोग जब स्कूल में 9th, अभी तो 10th में हो, 9th में आप लोग देखते होंगे कुछ लड़के कुछ लड़कियां में क्या होता है कि एट्रैक्शन होता है। लड़के चाहते हैं कि हम लड़कियां के पास जाए और लड़कियां चाहते हैं हम लड़के के पास आए। तो ये क्या है भाई? एट्रैक्शन है। तो ये एट्रैक्शन होता है। लेकिन जब ये कॉलेज टाइम में आ जाता है, पहले तो एट्रैक्शन हो रहा था, कॉलेज टाइम में आ गया तो सोचा कि चलो अब दोनों आराम से अपना जो है लाइफ बनाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने दोनों सेटलमेंट हो जाते हैं कहीं और। तो ये दोनों आराम से क्या हो गया? अपने आप सेटलमेंट हो गया। यहाँ पर H2O, H 1 2, तो H2 और एक O है, एक O है तो O, H2O, ये अपना सेटलमेंट कर लिया, ठीक। H2O निकल गया। अब Na और Cl कह रहा है भाई हम बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, आराम से ले लो प्रभु का नाम। अपने लोग भी शादी ब्याह करके चलो कहीं विदेश घूमने के लिए। Na और Cl अपना शादी ब्याह कर लेता है और ये NaCl बन जाता है। ये अपना विदेश घूमने चल जाता है नमक के रूप में, और नमक के रूप में ये विदेश घूमने चला जाता है, दूसरे देशों में बिकने लगता है। भाई हमें ले लो, भाई कोई हमें खरीदो, ठीक। तो ये क्या है भाई? ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन को अगर समझना है तो अपने लैब से जो है इसको कनेक्ट करो, रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा भाई। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है भारी नहीं है, बस अपने लैब से कनेक्ट करो, केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएगा। और आपका लाइफ ऐसा है कि हर एक रिएक्शन आप में कनेक्ट होगा। बस आपका उसी टाइम जब आप ये सभी रिएक्शन समझ जाओगे तो कहोगे भाई ये सब रिएक्शन भाई केमिकल रिएक्शन है, हमें इंसान बनना है, हमें इस सब फेराम नहीं रहना है। इसलिए अगर केमिकल रिएक्शन हमारा हुआ तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। इसका केमिकल रिएक्शन हुआ, NaOH था, केमिकल रिएक्शन इसका हुआ तो इस OH जो है इसको छोड़ करके भाग गई, H के साथ दोस्ती कर ली, भाग गई और H2O बना करके अपना रिश्ता बना लिया, ठीक। लेकिन यहाँ अभी ये क्या करता बेचारा, ये भी बेचारा पागल था, ये भी बेचारा पागल था, Cl भी, तो ये दोनों अपना रिलेशन बना लिया, ठीक। तो अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अब अमाशय में अम्ल की भूमिका बताना है भाई। तो लिखेंगे हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका, क्या भूमिका है वो लिखेंगे। पहला, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर ग्रंथियों से निकलती है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिसे जठर रस या पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके, ठीक। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। भोजन में जो उपस्थित रोगाणु होते हैं उसको अक्रियाशील कर देता है और उन्हें नष्ट भी कर देता है, ठीक। और यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नामोल्लेख कीजिए। इसको कैसे निर्मित किया जाता है? भाई जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसका क्या होता है? प्लास्टर किया जाता है। अब नाम याद आ रहा होगा, वो जो चूना पत्थर है उसका क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है हड्डियों को जोड़ने का काम किया जाता है। तो लिखेंगे अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O कहते हैं। इसे भट्ठी में जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जो है गर्म करके बनाया जाता है। इसका नाम लिख लेना है क्या भाई? इसका नाम लिखेंगे क्या? तो CaSO4 हाफ H2O ये क्या है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग क्या है भाई? बहुत उपयोग है व्यंजक चूर्ण के। सूती कपड़ा, लिग्नन, लकड़ी के गुद्दे उड़ाने में कुछ प्रयुक्त किया जाता है,
ठीक। अगला लिखेंगे पीने योग्य पानी में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, न सिकुड़ने वाली ऊन की सहायता से निर्माण किया जाता है, न सिकुड़ने वाली ऊन का जो है इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला में उद्योगों में ऑक्सीकारक कार्य करता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है अम्लों के गुण बताएं। तो भाई अम्ल के गुण लिखने हैं। अम्लों के सामान्य गुण होते हैं क्या? तो इनका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, ठीक। तो यही सब तो लिखना है भाई। अब अगला क्वेश्चन है कि अम्लों से हमारे जीवन में क्या हानियां हैं, लिखिए। तो लिखेंगे अम्लों से हमारे जीवन में हानियां, ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं अम्ल। अब क्षारक के समान गुण लिखना है भाई। क्वेश्चन है क्षारक के समान गुण को लिखें, तो क्षारक का भी समान गुण लिख दिया जाए, नहीं तो ये बेचारा आराम से रूठ जाएगा, तो फिर बेबी की तरह मनाना पड़ेगा भाई इसको। तो लिखेंगे क्षारकों के समान गुण निम्न है क्या? तो इसका स्वाद कड़वा होता है, ये साबुन से चिकने जैसे चिकने होते हैं, क्षारक साबुन जैसे चिकने होते हैं। मिर्ची को भाई देखो मिर्ची को देख रहे होंगे, लाल मिर्च को, तो चिकना टाइप का लगता है ना भाई, है। लेकिन ये त्वचा को क्षति पहुंचा देता है। अगर मिर्च आपके त्वचा पर लग गया तो भाई ऐसे छिलमिला देगा, समझो भाई। कहीं कटे पर लग गया तो कटे पर नमक छिड़कना, वही जले पर नमक छिड़कना हो जाएगा। और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन? क्षारक। क्षारक जो है हल्दी के रंग को भूरा कर लाल कर देता है, और ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाते हैं। ये फिनोल्फ्थलीन के घोल को गुलाबी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, स्पष्ट कीजिए। तो साधारण नमक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से? तो समुद्री जल से, खनिज नमक से, और एक होता है भाई पहाड़ों से निकलता है, झील से। खनिज नमक तो पहाड़ों से, लेकिन झील से भी निकलता है, झील से भी नमक निकलता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण नमक निम्नलिखित स्रोतों से निकलता है। समुद्री नमक एक हो गया, तो समुद्र जल में साधारण नमक की बहुत मात्रा घुली हुई है। समुद्र जल नमक की लवण क्यारियों से जो है की जाती है, और सूर्य के ताप में वायु की सहायता से जो है इसका क्या किया जाता है, जल का वाष्पीकरण किया जाता है समुद्री जल का, और इससे जो है नमक की प्राप्ति होती है। हालांकि इस नमक में जो है MgCl2, MgSO4 जैसे अनेक अशुद्धियाँ मिली होती है, लेकिन इन अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक। अब खनिज नमक क्या होता है उसको भी जान ले। तो भाई खनिज नमक संसार के अनेक भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। यह खनिज लवण तब बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। इस नमक का खनन उसी प्रकार होता है जैसे कोयले का किया जाता है। जैसे हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में मंडी एक जगह है, वहाँ पर जो है ये नमक निकाला जाता है, और पाकिस्तान में खेवरा जगह है, वहाँ पर ये नमक निकाला जाता है। ये नमक है वहाँ पे, ठीक। और इस नमक को क्या कहते हैं भाई? काला नमक। क्या कहते हैं? काला नमक, क्योंकि इस नमक का रंग जो है भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। तो यहाँ पर लिखा है अशुद्धियों के कारण यह नमक भूरे रंग का होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है इस नमक को, ठीक। तो आगे अब चलेंगे, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब झीलों से, ये क्वेश्चन में एक और टॉपिक बचा था झीलों से। तो भाई राजस्थान का सांबर झील आप लोग नाम सुने होंगे, तो सांबर झील से भी नमक निकाला जाता है, राजस्थान के सांबर झील से, ठीक। अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक है, ये भी एक झील है, यहाँ से भी निकलता है। रूस की लेक एल्टन आदि से भी नमक प्राप्त किया जाता है। इसे जल के वाष्पीकरण से जो है प्राप्त किया जाता है। जैसे समुद्री जल को वाष्पीकरण करके जो है नमक प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार इसको भी। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखे। तो पहले धोवन सोडा का उपयोग लिख लेते हैं, लिखेंगे जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, और कांच, साबुन, पेपर तथा बोरॉक्स, कास्टिक सोडा आदि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन के लिए, ठीक। ये हो गया। और बेकिंग सोडा का क्या उपयोग लिखेंगे? तो बेकिंग सोडा का उपयोग भाई इतना सारा है, नहीं इतना ही है भाई, इतना ही है। क्या है कि बेकिंग सोडा का उपयोग, तो एंटासिड का एक संघटक क्षारीय होने के कारण अम्ल के अधिक को उदासीन करता है, ठीक, बेकिंग सोडा। और यह खाद्य एवं पेय पदार्थ योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो इससे विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाध्य करके ब्रेड एवं केक फूल जाते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर
रह जाता है तो ब्रेड और केक फूल लेगा ही ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो अपना जगह लेगा क्या। अब देख लेते हैं थोड़ा टाइम कितना हुआ, टाइम देख लेते हैं भाई, 20 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, फास्ट होगा, ज़बरदस्त होगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसे सांचे, खिलौने, सिमेरिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अगला क्या, सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। अस्पतालों में आपको पता ही हड्डी जोड़ने में। ठीक, तो दंत विभाग में भी कुछ उपयोग होता है, हड्डी विभाग में भी कुछ उपयोग होता है। ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के सांचे बनाए जाते हैं। ठीक, चौथा कि भवनों की दीवारों और छतों को समतल बनाने में और उन पर डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवा लिखेंगे अग्निशमन आदि सामग्री इससे तैयार किया जाता है। और छठा लिखेंगे प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव जो होता है प्रयोगशाला में गैसों का, उसको इससे रोका जाता है। किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक, धातु चैप्टर में प्रवेश करिए। कह रहा है धातु किसे कहते हैं, तो भाई आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिसमें धातु एक चमक होती है। ये प्रायः क्या होते हैं, तन, यानी कि इसको खींचा जा सकता है लंबा चौड़ा। ठीक, आघातवर्धीय होता है, इसको चोट पहुंचा करके इसको लंबा चौड़ा किया जा सकता है। विद्युत और उष्मा की सुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। दृढ़ मतलब क्या, कठोर होता है। अधिक घनत्व वाली होती है, यानी कि वजनदार होता है, बहुत भारी होता है। ठीक, इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के उदाहरण हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, धातुओं के दो रासायनिक गुणों को लिखने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे धातुओं के दो रासायनिक गुण, एक तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, दूसरा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। और ये रिएक्शन आप लोग लिख देना, और ये इस रिएक्शन को समझा दे भाई, बताओ तो इस रिएक्शन को समझा देते हैं भाई। थोड़ा सा इसको जूम करो, इस रिएक्शन का आज जो है काम क्रिया कर देते हैं भाई। देखो रिएक्शन क्या है, 2Na + 2HCl, तीर का चिन्ह। ठीक, 2NaCl + H2। अब इसमें देखो भाई, यहाँ पर H2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखो ये Na जो है ये अपना Cl के साथ अपना जोड़ी बना करके निकल पड़ेगा। ठीक, तो Cl तो 2 है, Cl कितना है 2, और 2Na है। ठीक, तो 2Na है 2Cl है, तो इसी को लिखा गया 2NaCl, ये अपना जोड़ी खोज लिया। ठीक, लेकिन ये 2H अब क्या करेगा, 2H माथा पर हाथ धरेगा, रोने लगेगा। ठीक, उसके बाद जो है 2H अपना आगे का रिएक्शन जो है किसी से नहीं करेगा, अपना यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकल पड़ेगा और वो बना लेगा H2। क्या बनाएगा, H2। समझ में आया, यहाँ 2H नहीं होगा, H2 होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया, आगे चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है अधातुओं के दो गुणधर्म को लिखें। तो अधातुओं के दो गुणधर्म आसानी से लिख देंगे। अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। धातु सिनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफ़ी कम अभिक्रियाशील है, ऐसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य है। तो भाई अपचयन प्रक्रम में प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है, इसमें अपद्रव्य होती है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है, अतः अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है। तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दे। तो भाई किसी धातु से अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती है। तांबे के दो मिश्र धातु निम्नलिखित हैं, पीतल और कांसा। पीतल में जो है तांबा कितना होता है 80% और कांसा में तांबा कितना होता है 90% पाया जाता है। ठीक, तो ये तांबे का मिश्र धातु हो गया। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है। तो भाई धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जाता है, क्योंकि धातुओं को चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है वो बहुत तेजी से दौड़ती है भाई, बहुत तेजी से बहुत फास्ट दौड़ती है, और जिसके वजह से जो होता है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन है संयोजकता से आप क्या समझते हैं। संयोजकता वाला देखा जाए तो लिखेंगे संयोजकता से आप क्या समझते हैं। इसका क्या लिखेंगे, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कक्षा। यहाँ पर आप देखो भाई, किसी तत्व की संयोजकता होगा, क्या की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा, यहाँ पर कक्षा होगा भाई, कक्षा, ठीक, कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित संयोजकता होगा। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व Na है, ठीक, ये क्या है, सोडियम है भाई, इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1, ठीक। तो अतः परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या है, कक्षा, यहाँ पर भाई लिखना क्या, कक्षा, क्या लिखिएगा, कक्षा। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है भाई, कितनी है, 1 है। यहाँ पर भाई 1 लिखा हुआ है भाई, टेंशन ना लो, यहाँ पर जो है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लो, ठीक। यहाँ पर 1 है तो 1 है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, 1 होगी, ठीक। तो संयोजकता अब आप लोग निकाल लीजिएगा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा और बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक, वो उसकी संयोजकता होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, आघातवर्ध तथा तन का अर्थ बताइए। भाई आघातवर्ध और तन का अर्थ बताना है तो भाई लिखो, क्या लिखेंगे, कुछ धातुओं को पीटकर उसके चादर बनाए जाते हैं। हाँ भाई, बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म को आघातवर्धीयता कहते हैं और धातु आघातवर्ध कहलाती है, ठीक। और किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक। तो धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं और तथा धातु तन्य कहलाते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझो भाई, 1 ग्राम सोना, तो उससे कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर, ठीक। तो आप लोग समझ गए हो भाई, आघातवर्ध क्या है और तन्य क्या है। तो तन्य से तार बनाया जाता है, आघातवर्ध से चादर बनाया जाता है, ठीक। तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार आपको बताए हुए हैं, फिर समझ लो। लिखेंगे, जब धातु सतह जल, वायु तथा आसपास के किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो उसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं तथा इस परिघटना को संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर यानी कि सोना और चांदी जैसी उत्कृष्ट धातुएं जो है सुगमता पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है उतना जो है ये अभिक्रियाशील नहीं है बाहरी जो वायुमंडल है उसके साथ। एल्युमिनियम जैसी धातुएं जो संक्षारित नहीं होती है क्योंकि बाहरी जो हमारे पास पदार्थ है, वायु है, ठीक, उसके बाद जल है, आसपास का अन्य बहुत पदार्थ है, उससे प्रभावित ये नहीं होती है, ठीक। कौन कौन? सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड यानी कि सोना और यहाँ पर एल्युमिनियम, ठीक, ये सब बाहरी पदार्थों से प्रभावित नहीं होती है, ठीक। तो क्लियर हो गया, इसलिए इसमें जो है संक्षारण नहीं होता है। अब कह रहा है संक्षारण से बचने के लिए 3 विधियों को बताएं, तो भाई 3 विधियां लिख दे रहे हैं। कौन कौन? तो संक्षारण को रोकने की 3 विधियां, या सदलेपन यानी कि जो पेंट किया जाता है, ठीक, विद्युत लेपन, इसमें विद्युत से पेंट किया जाएगा, और ये एनोडीकरण द्वारा, ठीक। तो ये 3 आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, क्या कि एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। तो भाई सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं, लेकिन श्वेत फास्फोरस अधातु है, इसे पानी में डुबाकर रखा जाए तो यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है, ठीक। तो बात खत्म, बस ऐसे ही लिखना है आपको भी एग्जाम में और नंबर खतरनाक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि भाई HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक, और उत्पन्न हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO, NO2 से अपचयित नहीं होता है। लेकिन Mn की एक ऐसी धातु है, क्या? Mn एक ऐसी धातु है, क्या है Mn? मैग्नीशियम है, ठीक। तो ये एक ऐसी धातु है जो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक। क्लियर समझ गए। अगला क्वेश्चन है, एनोड पंख क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो लिखेंगे, विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु कैटायन के रूप में घोल में जाने लगती है, ठीक, मतलब वो घुलने लगता है कैटायन के साथ, ठीक, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। घुलनशील अशुद्धियाँ घोल में चली जाती है और अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है, इसे एनोड पंख कहते हैं। ये आप लोग देखेंगे खास करके बैटरी में, ठीक। तो
बैटरी में एसिड निकलते हैं तो उसी जगह आप लोग देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदों की परिभाषा दे। खनिज, वाह बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। यहाँ से क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में है। खनिज का परिभाषा है, इसका गैंग का, निष्ठापन का, भर्जन का। और सच बात बताए कि तो ये हम बता दें, ये हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और हमको भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है कि ये क्वेश्चन आया था और बड़ा ही छक्का छुड़ाया था भाई। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आए, पाँचों का आंसर देना था, वो उसमें भी 2 नंबर मिलने वाला था। तो इस क्वेश्चन को भाई बहुत अच्छे से हम याद रखे हैं। ठीक, क्या लिखना है खनिज के बारे में? लिखेंगे खनिज के बारे में लिखेंगे भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यह प्रायः खानों से निकाली जाती है। अयस्क में क्या लिखेंगे कि वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्च में होता है अयस्क में। ठीक, और गैंग क्या होता है? तो गैंग के बारे में लिखेंगे कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले जो है अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। यह अशुद्धियाँ गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वो अयस्क एवं गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। ठीक, इसके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको लिखना है। अगला टॉपिक आएगा निष्ठापन। तो निष्ठापन के बारे में लिखना है कि अयस्क को उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, उससे उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और ऑक्सीलवन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है और निष्ठापन कहा जाता है। ठीक, और एक आएगा भर्जन। निष्ठापन और भर्जन में अंतर भी पूछता है भाई, तो टेंशन नहीं लेना है, उसका भी बता देंगे। ठीक, तो भर्जन के बारे में लिखेंगे अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। इससे अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन, आघातवर्धिता से आप क्या समझते हैं? तो कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धिता कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्युमिनियम के चादर, लोहे के चादर आदि बनाए जाते हैं। अभी कुछ देर पहले आघातवर्धिता के बारे में बताएं। ठीक, देखो भाई हमको तो 50 क्वेश्चन ही कराना था। चलो भाई 60 क्वेश्चन के पास आ गए हैं तो पूरा खत्म ही कर देते हैं। 64 क्वेश्चन है। कह रहे पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर जल उठता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अंतर आणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं, अतः अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो लिखेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में कि वैसे ऑक्साइड जो द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और उसमें जो है HCl एक अम्ल है। ठीक, HCl अम्ल है जिसकी मात्रा 6 अणु है। ठीक, इसके साथ अभिक्रिया किया और क्या बना लिया भाई 2AlCl3 + 3H2। उसी प्रकार से ये जो है एल्युमिनियम जो है 2NaOH के साथ अभिक्रिया किया। ये NaOH क्या है भाई? ये क्षार है। ठीक, तो इसके साथ अभिक्रिया किया तो ये 2NaAlO2 और H2O बना लिया। ठीक, तो ऐसा होता है, ये क्या कहलाता है? द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक, अगला चलेंगे 24 कैरेट सोना का क्या अर्थ है? भाई आप लोग सुने होंगे 22 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट भी सुना ही होगा। तो 24 कैरेट सोना का क्या अर्थ होता है? तो भाई शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। ठीक, यह काफ़ी नरम होता है, इससे आभूषण बनाना कठिन है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है, जिसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा का मिला रहता है। ठीक, तो उसे 22 कैरेट सोना कहते हैं। और 22 कैरेट सोना जो है थोड़ा कठोर होता है, लेकिन 24 कैरेट सोना जो है वो लचीला होता है। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन, चांदी, सोना और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? तो भाई सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग जो है आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह थोड़ा कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन आभूषणों में 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट है।
ठीक। 24 कैरेट सोना को 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा या चांदी का मिश्रण कर दिया जाता है और इस प्रकार चांदी तथा प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। टाइम कितना हुआ भाई? टाइम 35 मिनट, बड़ा ही अच्छा टाइम गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आप लोग को क्लियर समझ गए होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा भाई, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो हमारे लिए एक उपकार कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बस हमारे लिए उपकार कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए उपकार करते हैं तो भाई हम आपके लिए हाजिर है भाई। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। ठीक, तो आप जितना हमें सहायता करेंगे हम उसका दुगुना देंगे भाई। तो इसीलिए भाई आप पहले बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आप लोगों को जो है पिछले क्लास का पीडीएफ हमने नहीं दिया था, तो उस क्लास का पीडीएफ भाई यही चीज़ तो पढ़ाया था पिछले क्लास में, यही चीज़ तो पढ़ाया था। लोहे की वस्तुओं से हम क्यों पेंट करते हैं, तो इसका पीडीएफ जो है उसका और इसका आज दोनों, कल का और आज का दोनों का पीडीएफ जो है आपको मिल रहा है। ठीक, तो टेंशन नहीं लो, आप फटाफट से जो डिस्क्रिप्शन में नीचे और वहाँ पर लिखा होगा, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो टेंशन खत्म, बात खत्म, क्लास खत्म। ठीक, क्योंकि आज यहीं तक रहने देते, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक।